Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So in today's class, we will be covering current affairs of September 1 to 15. So without any further ado, let's jump straight to today's lecture. The very first article pertains to geography course. गुआम आइलैंड न्यूज़ में था। किसका आइलैंड है ये? देखिए, ये यूएसए का आइलैंड है। कहाँ है इसकी लोकेशन? अच्छी तरीके से देख लीजिए, नॉर्थ ऑफ पैसिफिक ओशियन में है। यहाँ से हमारा इक्वेटर हमको दिख रहा है, ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पपुआ एंड पपुआ न्यू गिनी आपको मिल जाएगा, यहाँ नीचे तस्मानिया मिल जाएगा छोटा सा। देन वी हैव न्यूजीलैंड हेयर। सो अच्छे से देख लेना, गुआम की लोकेशन इक्वेटर से ऊपर है। दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2021 एज वेल एज 2022 प्रीलिम्स। सारी ही वैलीज़ हैं या छोटे छोटे एरियाज़ हैं विच बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज़। एक एक करके देख लेते हैं। फरगना वैली कहाँ पाई जाती है? उज़्बेकिस्तान में। सेकंड इज़ वोरुख रीजन, डेट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। दोनों ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। थर्ड इज़ द टिग्रे रीजन। कहाँ है टिग्रे रीजन? ये आपको येलो डॉट्स में दिख रहा होगा, एंड दिस बिलोंग्स टू यूथोपिया। नेक्स्ट इज़ पंजशीर वैली। वी ऑल नो सर्टेन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हैज़ बीन सीन अगेंस्ट द तालिबान कैप्चर्ड अफगानिस्तान। सो वो जो रेजिस्टेंस है वो यहीं है पंजशीर वैली में। नेक्स्ट इज़ लामू रीजन ऑफ केनिया। तो ये रहा लामू रीजन एकदम कोस्ट पे, और ये रहा हमारा केनिया। किधर है ये? अफ्रीकन कंट्री है ये। एंड द लास्ट इज़ द फेमस नगोर्नो काराबुक टेरिटरी। किसके बीच में डिस्प्यूटेड था? आर्मेनिया एंड अज़रबाईजान के बीच में। अब अज़रबाईजान ने से हथिया लिया है। सो इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग RODTEP एंड MIES. So this was the older version of a scheme and this is the new version of the same scheme. So new देखने से पहले हम old देख लेते हैं क्या थी। So MEIS का फुल फॉर्म है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। देखिए, सारा खेल है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। द ट्रेड रिलेटेड थिंग्स विच आर नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ WTO, they are invalid in your own country also. Why? Because we are a signatory to WTO. सो क्या होता है, ज़्यादातर जो भी नॉन कंप्लायंस होता है WTO में, उसमें इंडिया क्या करता है या कोई भी देश क्या करता है? वी डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, वी आर इनडायरेक्टली गिविंग सम एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ और एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ टू द बेनिफिशरीज। सो दिस इज़ नॉट अलाउड एज पर द प्रोविजंस ऑफ WTO। अगर हम यही चीज़ उनको रुपए के फॉर्म में दे देते हैं, it means if an exporter is exporting some amount of wheat to another country and the central government of this country, a country, is not giving any export subsidies to this exporter, but once the wheat has been exported by this exporter, the government is incentivizing this exporter by giving a lump sum money in his account. So अब ये उस मनी से कुछ भी कर सकता है. So this is not violating the provisions of WTO. The same we have seen in the PM Kisan scene. So in the PM Kisan also, we are not giving subsidies to the farmers. Instead, we are giving a lump sum amount of money directly into their bank accounts, और उस पर ही इनडायरेक्टली हम नाम लिख देते हैं कि ये हमारी फर्टिलाइज़र की सब्सिडी है। अंडरस्टूड? तो इससे इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, फर्स्ट इज़ while the government is giving डायरेक्ट सब्सिडीज़ ऑन द एक्सपोर्ट्स, तो वो एक्सपोर्ट्स में ही काउंट होंगी। बट इफ़ यू आर गिविंग सम लमसम अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड ऑफ अ एक्सपोर्टर और अ फार्मर, तो वो उससे चाहे समोसा खाए चाहे सब्सिडीज़ खरीदे, ये उसके ऊपर है। सो हैंस सच काइंड ऑफ सब्सिडीज़ आर नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़, बट ये जो हम डायरेक्ट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, दे आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़। सो ये मैंने आपको एक जनरल कंसेप्ट बता दिया जिससे प्रोविजंस ऑफ WTO का कंप्लायंस होता है या वॉयलेशन होता है। अब ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में भी यही था। हम पहले फ्रीट ऑन बोर्ड वैल्यू पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, बट हमने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया, ये पर कैपिटा इनकम वाला थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया। सो दिस बिकम्स वॉयलेटिव ऑफ WTO प्रोविजंस। सो इसीलिए हमें एक नई स्कीम लानी पड़ी जो है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम।
अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए वही चीज़ कर रहे हैं, हम रिफ़ंड कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स को। पहले उन्होंने अपनी चीज़ें दे दी एंड नाउ वी आर रिफंडिंग देम बाय गिविंग सम लमसम अमाउंट ऑफ मनी। कब स्टार्ट हुई थी? जनवरी 2021 में स्टार्ट हुई थी एंड इट रिप्लेस्ड द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और ये जो स्कीम थी हमने पहले ही जाना, इट इज़ नॉट कंप्लायंट विद द रूल्स ऑफ WTO। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग INDC, इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्या क्या हैं? 3 हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। COP21 हमको पता है सबको, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो उसी के अंडर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस का कंसेप्ट आता है। इंडिया के 3 हैं, क्या क्या हैं? एक्चुअली गलती से फर्स्ट पॉइंट गलत लिख दिया है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ वी हैव टू रिड्यूस आवर एमिशंस बाय 33 to 35% ऑफ आवर GDP, तो ये है हमारा पहला। सेकंड इज़ वी हैव टू अचीव 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030। सो सारी चीज़ें 2030 तक हैं, ठीक है। और ये जो 33 to 35% कैपेसिटी हमें कम करनी है एमिशंस की, इसका भी बेस लेवल क्या है? 2005, और एंड गोल क्या है? 2030 तक हमें 33 to 35% एमिशंस को कम करना है अपने। सो सेकंड देख लिया, 40% हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से लानी है इनडायरेक्टली। एंड थर्ड इज़ वी हैव टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक। इसका मतलब वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफॉरेस्टेशन। कितना? 2.5 to 3, ये याद रखना, बिलियन है, मिलियन ये बिलियन है, टन्स ऑफ CO2 इक्वलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर बाय 2030। सो दीज 3 आर INDC ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग दीपोर बिल। क्या है ये? देखिए, ये एक वेटलैंड है विच हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड अंडर रामसर कन्वेंशन। पहले ही रिकॉग्नाइज किया गया था बट इट वाज इन न्यूज़। इट इज़ अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक इन, कहाँ है? आसाम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आसाम में। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इट इज़ अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक। ऑल्सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी, जिसमें कि बहुत सारी माइग्रेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हर साल आती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन्स। देखिए, हमारे पास नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। सो वी ऑल नो that to protect the core areas of national park, wildlife sanctuary and protected areas, we have to create a buffer zone, जिसमें हमें टास्क या जो भी चीज़ें हो रही है उनको रेगुलेट करना पड़ता है, सो डैट these things happening in this buffer zone will not affect the core zone of these protected areas. So यही हम एक 10 किलोमीटर का स्ट्रेच नाप लेते हैं और इसको बोल दिया जाता है इको सेंसिटिव जोन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है इको सेंसिटिव जोन अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इतना ज़्यादा काम का चीज़ नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 10 किलोमीटर से ऊपर भी गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर इको सेंसिटिव जोन अगर बहुत ही सेंसिटिव कॉरिडोर है। दीज आर सम एक्टिविटीज़ डेट आर प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड एज वेल एज परमिटेड इन इको सेंसिटिव जोन। आप एक बार नज़र मार सकते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग QSIM, क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर, QSIM टूल किट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, QSIM टूल किट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिजेनसली डेवलप्ड है, इसका मतलब हमने खुद से बनाई है। क्या करता है ये? हेल्प करेगा लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। क्या यूज़ करके? क्वांटम कंप्यूटर्स। हमको क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा जो भी प्रोग्रामिंग करनी है, उस प्रोग्रामिंग की लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग में ये QSIM टूल किट काम आएगी। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिजेनसली डेवलप्ड है, इसका मतलब होममेड है, आत्मनिर्भर भारत। सो काइंड ऑफ QSIM एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग सांभर लेक। कहाँ सिचुएटेड है? देखिए, जयपुर में सिचुएटेड है, 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट है, पर इतना भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इन जयपुर, राजस्थान। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है इंडिया के अंदर, ये भी याद रखिए। कहाँ है इसकी डिप्रेशन? अरावली रेंज में। रामसर कन्वेंशन ऑफकोर्सली होगा ही, बिकॉज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है इंडिया का। 6 नदियों से इसको पानी मिलता है। क्या है? सामूद, खारी, मंथा, कंदेला, मेधा, रूपनगढ़। देखिए, 2019 में भी न्यूज़ में था। क्यों? बिकॉज अराउंड 22,000 माइग्रेटरी बर्ड्स डाइड एट दिस लेक ओनली, सांबर लेक ओनली, बाई एवियन बोटुलिज्म। आई थिंक बैक्टीरियल डिसीज़ है, आप देख लेना एक बार। तो एवियन बोटुलिज्म से 22,000 बर्ड्स मर गई थी यहाँ। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग पश्मीना शॉल्स।
आपने गाना भी सुना होगा, पश्मीना धागों के संग। तो ठीक है, गाना रहने देते हैं अभी। पश्मीना शॉल्स क्या है? फाइन वेरिएंट ऑफ शॉल्स हैं। कहाँ पाई जाती हैं? जनरली लद्दाख रीजन में पाई जाती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये पश्मीना गोट से नहीं आती, ये गोट का नाम अलग है, चंगथांगी गोट है। दैट इज़ नेटिव टू लद्दाख रीजन, और इसी से हमें पश्मीना शॉल्स मिलती हैं। तो ये गोट याद रखना। लेट्स रिवाइज IAEA अगेन। वाइडली नोन एज वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। 2005 में इसे नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था। देखिए, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसका एक स्टैट्यूट गठित किया गया था, और उस स्टैट्यूट के अंडर ये रिपोर्ट करने लग गई UNGA को। तो इतना सा याद रखना। इसका HQ है वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। थोड़ा सा ही याद रखना, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। इट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। तो फर्स्ट कौन सी है, आप बताओगे क्या? चलो मैं ही बता देता हूँ। एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, सो वो है पहली ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। तो देख लीजिए, इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन या यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, 1874 में बनी थी। वो शायद से 1866 में ऐसा कुछ बनी थी। ये ITU की बात कर रहा हूँ मैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न, स्विट्ज़रलैंड में है। कौन से सेक्टर के अंडर आती है? पोस्टल सेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है। इंडिया मेंबर है या नहीं? इंडिया मेंबर है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग वेस्ट नाइल वायरस। कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो वायरस से होता है वेस्ट नाइल वायरस, जो नाम में ही है। मॉस्किटो बाइट, फेमस मॉस्किटोज़ यही लेके उड़ते रहते हैं। ये याद रखना, देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल। इसका मतलब जो भी हमें सिम्टम्स दिखते हैं, जुकाम हो गया, नज़ला हो गया, खांसी हो गई, दस्त हो गए, उन्हीं का इलाज करके वी ट्राई टू क्योर द वेस्ट नाइल वायरस। तो ये याद रखना, नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल, और वेस्ट नाइल वायरस से होता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, इन शॉर्ट पीसा। पिछले ही कुछ साल में न्यूज़ थी कि इंडिया हैज़ पुल्ड आउट फ्रॉम पीसा, बट नाउ इट हैज़ रीजॉइंड इट। तो देख लेते हैं थोड़ा। इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट होता है हर 3 साल में, तो ये याद रखना, एवरी 3 ईयर्स। और किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये यूरोपियन यूनियन का ही सब ग्रुप है, वहीं से निकला हुआ है। आई थिंक कुछ 30 नेशंस है, 30 या 36। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, पीसा किसके द्वारा कराया जाता है? बाई OECD, इन एवरी 3 ईयर्स। इसमें हम क्या करते हैं? देखिए, जो भी 15 साल के बालक हैं या बालिका हैं, इनका हम एबिलिटी टेस्ट करते हैं, एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट के आधारित हम डिफरेंट कंट्रीज़ को रैंक करते हैं कि आपके बच्चे कितने सक्षम हैं इन एकेडमिक फील्ड्स। तो सबसे पहले हुआ था ये 2000 में। मेजर डोमेन जो भी एक कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम का होता है वो क्या है? रीडिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो आई थिंक चंडीगढ़ का कोई स्कूल KV सेलेक्ट किया इंडिया ने, तो अब ये OECD वहाँ के बच्चों को टेस्ट करेगा। एक बार पूरी क्रोकोडाइलियन स्पीशीज़ ऑफ इंडिया को देख लेते हैं। मगर और मार्श क्रोकोडाइल, सेकंड इज़ सॉल्ट वाटर, एंड थर्ड इज़ आवर ओन घड़ियाल। तो मगर और मार्श क्रोकोडाइल को देख लीजिए, एग लेइंग है, होल नेस्टिंग स्पीशीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन स्टेटस, तो ये रहे प्रोटेक्शन स्टेटस। IUCN में वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में, WPA 1972 शेड्यूल 1 में है। नोट देख लीजिए, ऑल 3 स्पीशीज़ कैन बी फाउंड इन उड़ीसा। सेकेंड इज़ एस्टूरियन और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इनफेमसली नोन एज मैन ईटर, जो कि ये है नहीं, फिर भी इसे बोल दिया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ्स लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल स्पीशीज़। कौन सा? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। कहाँ पाया जाता है ये? भीतरकनिका नेशनल पार्क, उड़ीसा में, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। प्रोटेक्शन स्टेटस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। IUCN में लीस्ट कंसर्न है, मतलब जो मैन ईटर बोला जाता है वही सबसे अबंडेंट है, ऐसे याद रख लीजिए। साइट्स में अपेंडिक्स 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। लास्ट इज़ घड़ियाल। तो घड़ियाल इंडिया में पाया जाता है कहाँ? चंबल सेंचुरी फेमस है इसके लिए, मध्य प्रदेश में। अगर घड़ियाल की पॉपुलेशन है किसी भी रिवर में, सो इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ क्लीन रिवर। ये एक फ़िश ईटिंग प्रजाति है क्रोकोडाइल्स की, और ये रहे हमारे पास प्रोटेक्शन स्टेटस। IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो इंडिया का है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइड में आप सबकी फ़ोटोज़ देख ही पा रहे होंगे। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। सो बस IUCN का ध्यान रखिए, और सब तो ये साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में ही पड़े हैं सारे के सारे।
नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग स्पेशल ड्राइंग राइट्स, या जिसको SDR भी बोलते हैं। देखिए SDR ना ही एक करेंसी है, ना ही कोई क्लेम है IMF के ऊपर। ये बस एक यूनिट है जिस यूनिट के बदले हम कोई भी करेंसी का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो SDR बास्केट है, इसमें कौन कौन सी करेंसी इंक्लूड है? US डॉलर, यूरो, जापानीज़ येन एंड पाउंड स्टर्लिंग, और अभी लेटेस्ट हुआ ये चाइनीज़ रेनमिनबी 2016 में, तभी प्री पे क्वेश्चन भी आया था इसमें। तो जितने ज़्यादा रुपए एक कंट्री IMF को दे सकती है, उतना ज़्यादा कोटा आ जाता है IMF के पास उस कंट्री का, और उसी अमाउंट में SDR भी दे सकते हैं IMF कोई कंट्री को। IMF में जितने आपके पास कोटा है उतना ही आपकी वोटिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो SDR है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये बहुत ही अच्छे से याद रखना। जैसे रिजर्व ट्रांसपोजिशन है एक, वो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काउंट होता है। देन गोल्ड विल बी काउंटेड इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, देन फॉरेन करेंसी काउंट होगी, एंड देन SDR भी काउंट होगा। तो याद रखना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में SDR भी काउंट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग गदर पार्टी। देखिए उधम सिंह है, उनकी शायद से डेथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने जनरल ओ डायर को मारा था। दिस जनरल ओ डायर इज़ नॉट रिलेटेड टू द जलियांवाला बाग, बट ज़्यादातर ये मानना था उस टाइम के लोगों का कि ये जो जनरल ओ डायर है, इसी के ऑर्डर्स से, ऊपर से जो ऑर्डर्स आए थे, तब रियल जनरल डायर ने गोलियां बारी स्टार्ट करी थी इन जलियांवाला बाग। ठीक है, तो उधम सिंह बिलोंग्स टू गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। गदर पार्टी वॉज एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपैट्रिएट इंडियंस टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका मतलब USA में जो भी इंडियन सिटीजन्स रहते थे या NRIs रहते थे, उन्होंने इस गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था। किसने? सोहन सिंह भकना ने, लाला हरदयाल ने, इन सब ने USA में ये गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था। वाई? टू हेल्प इंडियंस टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंडरस्टूड? और ये लास्ट स्टेटमेंट भी याद रखना, द गदर मूवमेंट वाज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग पुलिकट लेक। किधर है देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है आफ्टर चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा। तो फर्स्ट है हमारा चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा, एंड सेकेंड इज अवर पुलिकट लेक ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है ये, बट इट लाइज मेजरली इन आंध्र प्रदेश। तो इतना सा याद रखना। 3 टर्टल्स बहुत ही न्यूज़ में थे, तीनों को देख लेते हैं। यहाँ आप इनके पिक्चर्स या चित्र देख पा रहे होगे। रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, ये रेड क्राउन दिख रहा है, तो इसी को बोल दिया रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल। बंगाल रूफ टर्टल भी बोला जाता है, तो कहाँ मिलता होगा? ऑफकोर्सली ईस्ट इंडिया में। फ्रेश वाटर टर्टल है ये, डीप फ्लोइंग रिवर्स में रहता है ये। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में मिलता है ये। इंडिया में ये गंगा एज वेल एज ब्रह्मपुत्र बेसिन में मिलता है। ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट इन नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी। कहाँ? मध्य प्रदेश में भी इसकी थोड़ी सी प्रजाति रहती है। प्रोटेक्शन स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट, IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, WPA में स्केड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। नेक्स्ट इज नॉर्दर्न रिवर टेरापिन टर्टल, बतागुर बास्का भी बोलते हैं। ब्रैकिश वाटर टर्टल है, रेड क्राउंड फ्रेश वाटर था, ये ब्रैकिश वाटर है। कहाँ मिलता है? उड़ीसा एंड सुंदरबंस में मिलते हैं ये। IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो भी मैं तीनों बताऊंगा वो सारे ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्केड्यूल 1 में, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। द लास्ट इज ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, देख पा रहे हो कि क्यों बोलते हैं इसे ऐसा। तो IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स अपेंडिक्स 1 में, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नो लीगल प्रोटेक्शन गिवन। तो ये इंपॉर्टेंट, ये वाला याद रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी है अंडर WPA। कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलता है, मेनली असम एंड बांग्लादेश में। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग कुरील आइलैंड्स। लोकेशन इज इम्पोर्टेंट। ये है सी ऑफ ओखोत्स। यहाँ हमारे पास कामचटका पेनिनसुला आ जाता है। फिर यहाँ हमारे पास चुक्सी पेनिनसुला एंड सी आ जाएगी। यहाँ बेरिंग स्ट्रेट भी आ जाएगा। फिर यहाँ बेरिंग सी आ गई हमारे पास। देन यहाँ एल्यूशन आइलैंड मिलेंगे, कहाँ तक? USA तक, अलास्का तक जाके। नीचे देखिए इधर आ जाते हैं कुरील आइलैंड्स। तो ये रशिया एंड जापान को ज्वाइन करते हैं, और यही डिस्प्यूटेड आइलैंड है किसके बीच में? ऑफकोर्सली जापान एंड रशिया के बीच में। ये एक साखलिन आइलैंड है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, रशिया का पार्ट है ये। तो ऐसे देखते रहिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल ऑफ 2020। ये बिल क्यों लाया गया है? इनडायरेक्टली टू प्राइवेटाइज
द पोर्ट्स। जैसे ही प्राइवेटाइज होंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोफेशनलाइज हो जाएगी उनकी गवर्नेंस। तो इसीलिए ये बिल लाया गया है। द बिल seeks to provide greater autonomy in decision making to 12 major ports in the country and professionalize their governance by setting up boards। जो पहले का एक्ट था मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 का, उसी को रिप्लेस करेगा मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज़ बिल ऑफ 2020। ये अभी पार्लियामेंट में पास हो चुका है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट ये बिल अनेक्ट हो चुका है। 12 मेजर पोर्ट्स कौन से हैं? कांडला पोर्ट कहाँ? गुजरात में, अब उसका नाम है दीनदयाल। मुंबई एंड JNPT कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। मोरमुगांव गोवा में है आई थिंक। न्यू मैंगलोर किधर है? कर्नाटका में। कोचिन केरला में। चेन्नई एंड करमराज ये कहाँ है? तमिलनाडु में। करमराज का पहले का नाम था एन्नौर। VO चिदम्बरम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पैरादीप पोर्ट एंड कोलकाता पोर्ट। कोलकाता में ही हल्दिया भी इंक्लूड हो जाता है। जो भी एग्जिस्टिंग पोर्ट ट्रस्ट है जो पूरे पोर्ट का कामकाज संभालती है, अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है बाय द बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी। तो अब ये अथॉरिटी संभालेगी हर एक पोर्ट को, एंड इट विल बी डिफरेंट फॉर ईच पोर्ट। मतलब अगर कोई पोर्ट है, पोर्ट सिटी है, तो उसमें एक बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी होगी, देन बी में एक अलग होगी। सो पहले पोर्ट ट्रस्ट संभालते थे, बट अब ये नहीं संभालेंगे, अब ये बोर्ड संभालेगा। इस बोर्ड में बहुत वाइड रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन दे दी है और सेंट्रल की तो होगी ही। जैसे कि मैंने बताया, इस बोर्ड को बहुत ऑटोनॉमी दे दी टू यूज़ इट्स प्रॉपर्टी, असेट्स एंड फंड्स एज ए डीम्ड फिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेजर पोर्ट। तो काइंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी सी पावर ले ली गई है कि लैंड सब्जेक्ट आपका है, स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी ये जो पोर्ट्स हैं ये अपनी डेवलपमेंट के लिए अपनी प्रॉपर्टी, अपना लैंड यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी न्यूज़पेपर कटिंग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर 12 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, सम ऑफ these वी हैव डिस्कस्ड। मेजर पोर्ट्स अदर देन एन्नौर वर गवर्नड बाय द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1963, और इसी को रिप्लेस करने के लिए अभी वाला मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट आया हुआ है। द सेंटर फ्रेम्ड द मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020 एंड इट वॉज पास्ड इन February 2021। एन्नौर हैपन्स टू बी द कंट्रीज फर्स्ट कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट, और ये किस में रजिस्टर किया गया? कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। ये देखिए स्मॉल पोर्ट्स के बारे में, माइनर पोर्ट्स के बारे में। माइनर पोर्ट्स आर नोटिफाइड एंड मोस्टली एलोकेटेड टू प्राइवेट प्लेयर्स टू बी यूज्ड एज कैप्टिव पोर्ट्स फॉर इंपोर्टिंग कोल, क्रूड ऑयल एंड केमिकल्स। इसका मतलब ये जो बड़े बड़े वाधवन ग्रुप्स हैं एंड रिलायंस ग्रुप हैं, इनको ये माइनर पोर्ट्स दे दिए जाते हैं। क्यों? ये उन पोर्ट्स में बस इतना ही फंक्शन चलाते हैं, जो भी उनके कंपनीज़ के लिए कोल्स का इंपोर्ट हो रहा है और डिफरेंट थिंग्स का इंपोर्ट हो रहा है, तो वो आराम से वहाँ से आ जाए बिना कोई ज़्यादा ट्रैफिक के, ताकि उनकी मशीनरी, उनकी फैक्ट्रीज चलती रहें। डेवलपमेंट ऑफ माइनर पोर्ट्स प्रिवेंट कंजेशन एट मेजर और मदर पोर्ट्स बाय ड्राइविंग इमर्जिंग कार्गो ट्रैफिक टू डेस्टिनेशंस अवे फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। तो जैसे कि मैंने बताया, इट विल टेंड टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मेजर पोर्ट्स विद स्टेट्स आइडेंटिफाइंग सेवरल साइट्स एज माइनर पोर्ट्स। तो माइनर पोर्ट्स कौन आइडेंटिफाई करता है? स्टेट्स। डेवलपमेंट ऑफ दीज माइनर पोर्ट्स लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दोज रीजन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। माइनर पोर्ट्स सो फार आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट्स एंड आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू रेस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स। तो माइनर पोर्ट्स कौन करता है? स्टेट्स करते हैं। अच्छे से याद करना। 200 से ज़्यादा नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, मतलब माइनर पोर्ट्स हैं, और इनमें से 66 तो कार्गो ही हैंडल करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग निपा वायरस। सबसे पहले तो यही याद रखिए, वायरस से होता है ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है इस इन्फेक्शन का। जैसे ही आप पिग्स या बैट्स, जो भी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, उससे आप जैसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे, आपको भी हो जाएगा ये। मेन सोर्स कौन है? फ्रूट बैट्स जिनको बोला जाता है, वही इनके मेन सोर्स है इस वायरस को कैरी करने के। सबसे पहले ये मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया था ये वाला वायरस, और इसकी अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये बार बार न्यूज़ में आती है। क्यों आती है? क्योंकि अवर गवर्नमेंट कीप्स ऑन इंक्लूडिंग सम और अदर आइटम्स इन दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ब्रीफ में बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, अभी तक एक फैक्ट्री 100 कर्टेंस मैन्युफैक्चर कर रही थी, बट टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज कर्टेंस, गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई जो आप इससे एडिशनल 50 कर्टेंस बनाओगे, उस पर हम कुछ आपको
रेमिशंस दे देंगे, ठीक है, किसी में भी आपको रेमिशन दे देंगे, चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी में, चाहे आपके टैक्सेस में। तो द एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन यू आर गिविंग अंडर दिस PLI स्कीम, गवर्नमेंट इज़ गिविंग यू सम रेमिशंस। सो थोड़ा सा देख लेते हैं इस PLI स्कीम के बारे में। इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन ऑन इम्पोर्ट बिल्स, यूनियन गवर्नमेंट ने 2020 में PLI स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है ताकि वो कंपनीज को इंसेंटिव्स दे सके ऑन द इंक्रीमेंटल, मैंने यही चीज़ बताई है, ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट्स। तो अब बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई है, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, IT हार्डवेयर, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, वाइट गुड्स, केमिकल सेल्स, फूड प्रोसेसिंग, और ये अभी न्यूज़ में था मैन मेड फाइबर, द क्लोथिंग विच आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज़, चाहे कैसे भी क्लोथिंग है बट डेट आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज़, तो वो हम इंपोर्ट करते थे पहले। बट टू बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मैन मेड फाइबर, इट हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द स्कीम ऑफ PLI। तो अब जो भी इंक्रीमेंटल सेल्स करेगा ऑफ द मैन मेड फाइबर, उसे रेमिशंस कुछ मिल जाएगा टैक्सेस में। नोट देख लीजिए, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव इन सेक्टर that employs 45 million people in India and is second only to the agriculture sector in terms of employment. So सबसे ज़्यादा employment हमारा agriculture sector देता है in Indian economy, and then second comes textile and garments। और यही चीज़ हम economic course में भी पढ़ेंगे कि why India is facing agriculture crisis, because हमने at the time of independence we have to give more focus to the labor intensive industries like textile and garments, shoe industry, leather industry, but instead of that we focused on creating large capital intensive industries। तो उससे क्या हुआ, उसके लिए हमें स्किल्ड लेबर चाहिए थी, बट तब तो 80 to 85% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सो दे आर स्किललेस। तो ठीक है, हम यही सब इकोनॉमिक कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग फाइटो रेमिडिएशन। नाम से ही पता चल रहा है, फाइटो मीन्स वाया प्लांट्स, रेमिडिएशन में मतलब किसी चीज़ के हम रेमेडी खोज रहे हैं। तो देखिए, जो ये कंसनट्रेटेड एलिमेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कंसनट्रेटेड केमिकल्स होते हैं, इन सबको हमें हवा से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, प्लांट बेस्ड अप्रोच नापते हैं हम। कुछ प्लांट्स जैसे इंडियन मस्टर्ड, विलो, पोपलार ट्री, इंडियन ग्रास एंड सनफ्लावर, दीज हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब दिस कंसनट्रेटेड एलिमेंट्स एंड केमिकल्स इन देयर टिश्यूज़। मतलब इनमें एक नेचुरल एबिलिटी होती है टू बायो एक्यूमुलेट, डिग्रेड एंड रेंडर हार्मलेस कंटेनमेंट्स इन सॉइल। तो इससे हमारा वाटर में, एयर में, सॉइल में जितने भी कंटेमिनेंट्स हैं वो निकल के प्लांट्स के टिश्यूज़ में चले जाते हैं। तो हैंस हमारा वाटर पोल्यूशन, हमारा एयर पोल्यूशन, हमारा सॉइल पोल्यूशन दूर हो जाता है, क्योंकि वो प्लांट्स के टिश्यू में जाके बस जाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द टेक्निक ऑफ फाइटो रेमिडिएशन। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग गैंजेटिक डॉल्फिन, जिसको प्यार से इंग्लिश में, हिंदी में मत लेना, इंग्लिश में ये भी कहा जाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, द प्रोटेक्शन स्टेटस। तो प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, इट इज़ इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो ये पहली चीज़ है। IUCN में इनको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। एंड द थर्ड थिंग इज इन द साइट्स इट इज़ गिवन द प्लेस इन अपेंडिक्स 1। एक और कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ का, ये भी UN का ही है। तो इसके अपेंडिक्स 2 में डाला गया है गैंजेटिक डॉल्फिन को। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेनली ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन में पाया जाता है, एंड कर्नाफुली सांगू रिवर सिस्टम में पाया जाता है। गैंजेटिक डॉल्फिन अंधी होती है, मतलब ब्लाइंड होती है, और ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं। ये चीज़ आपको पता ही होगी, गैंजेटिक डॉल्फिन इज़ अवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल। बिहार में इंडिया की पहली डॉल्फिन सेंचुरी तैयार हो रही है, जिसका नाम है विक्रमशिला गैंजेस डॉल्फिन सेंचुरी। पॉपुलेशन गैंजेटिक डॉल्फिन की 1200 से 1800 के बीच में है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग चिल्का लेक। तो हमने पढ़ा था पहले ही कि इट इज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून। इसके बाद कौन सा है, पुलिकट। इट इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दया रिवर। और फिर दया रिवर कहाँ जाके मिलती है, बे ऑफ बंगाल में।
लार्जेस्ट कोस्टल लगून है, हमने पढ़ लिया। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? ऑफकोर्सली पुलिकट लेक। ये एक रामसर साइट भी है, एज वेल एज टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन सकती है। और नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग डेप्यूटी स्पीकर। शुरू से ही आपको बताने का मन कर रहा है। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रोटम स्पीकर। कौन इलेक्ट करता है या नॉमिनेट करता है? अवर प्रेसिडेंट। प्रोटम स्पीकर हैज़ टू फंक्शंस टू परफॉर्म। दीज आर, फर्स्ट, he will sit in the elections of speaker of the house, and second of all, it will give oath to the newly elected members of Lok Sabha. So these are the two functions of the pro tem speaker. Now pro tem speaker will sit as a chairman in the election of the speaker. Now the speaker has been decided, and who decides the date of the speaker? Our president will decide. As soon as speaker will get elected, pro tem speaker will resign from its position. That's why pro tem speaker is a temporary office that is given in constitution itself. अब स्पीकर आ गया। नाउ स्पीकर विल डिसाइड द डेट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। अंडरस्टूड? अब स्टार्ट करते हैं हमारा डेप्यूटी स्पीकर का आर्टिकल। स्पीकर अलॉन्ग विद डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग द लोकसभा मेंबर्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर कौन डिसाइड करता है? अभी बताया मैंने, स्पीकर करता है। जितनी भी लाइफ है लोकसभा की उतने ही टाइम तक एज ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर भी ऑफिस में अपने रहेगा। याद रखना, डेप्यूटी स्पीकर इज़ नॉट अ सबॉर्डिनेट ऑफिस। अंडरस्टूड? इट इज़ डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ऐसा नहीं है कि सबसे ऊपर स्पीकर है देन आपको डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट मिलेगी, ऐसा नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर इज़ डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। 3 केसेस में डेप्यूटी स्पीकर में वेकेट हिजर ऑफिस। कौन कौन से हैं? ही इज सीजेज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। सेकेंड इज ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द स्पीकर। एंड थर्ड इज ही इज रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। इट मीन्स बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी ही कैन बी रिमूव्ड। और इलेक्ट कैसे होगा? बाई सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको FSDC भी बोला जाता है प्यार से, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी गई थी, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इट इज़ नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल। किसके अंडर पड़ती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। चेयरमैन कौन होगा? ऑफकोर्सली फाइनेंस मिनिस्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है FSDC के? टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज क्या? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मोर ओवर इट विल प्रमोट द फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। तो कोई खास स्पेसिफिक नहीं है, एक जनरल इसे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। बट ये पिछले साल प्री का क्वेश्चन भी था, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। इट ऑल्सो इंटेंड्स टू मॉनिटर मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये जो टर्म्स आ रही है ना, ये इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव इसका जनरली है। तो मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में इसका प्रपोजल दिया था, और उसी के बाद FSDC या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HMIS भी बोलते हैं। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है हॉस्पिटल में कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, किसकी? इन्फॉर्मेशन की। हॉस्पिटल के पास किसकी इन्फॉर्मेशन होती है? ऑफकोर्सली पेशेंट्स की। सो देखिए, लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है ये इंडियन रेलवेज़ में। मतलब द बेनिफिशरीज विल बी फ्रॉम द सेक्टर ऑफ इंडियन रेलवेज़। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हॉस्पिटल में जाते हैं, उसकी सेवाएं लेते हैं, उन सब का डेटा, उन सब की इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक सिस्टम में मैनेज हो रही है, और उसी को बोल दिया गया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसा नहीं है ये कोई स्कीम है, ये काइंड ऑफ एक जनरल टर्म है, किसी भी सेक्टर के लिए यूज़ करी जाती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अंडरस्टूड? बट अभी इंडियन रेलवेज़ ने ये लॉन्च किया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि इंडियन रेलवेज़ के वर्कर्स की वेलबींग अच्छी रहे। अंडरस्टूड? सो इट इज़ डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज़ इन कोऑर्डिनेशन विद रेलटेल कोऑपरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंस्पिरेशन 4 बाई SpaceX। क्यों था इतना न्यूज़ में? बिकॉज इट इज़ फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस मिशन। किसके द्वारा लॉन्च करा जा रहा है? SpaceX के द्वारा। इंस्पिरेशन 4 3 दिनों तक
अर्थ के चारों ओर सर्कल लगाता रहेगा और उसके बाद ये अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में तो नहीं आएगा, बट यहाँ के स्प्लैश हो जाएगा एंड देन द रेस्क्यू टीम विल ओपन दिस मॉड्यूल। इंस्पिरेशन 4 ऊपर कितने हाइट तक जाएगा? 575 किलोमीटर, विच इज़ हायर देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज वेल एज द हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो सबसे पहली बार इतना दूर हबल को रिपेयर करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स गए थे एंड देन दिस इंस्पिरेशन 4 विल बी द farthest distance traveled by a cruise mission. The next article is regarding the geographical location of Guinea, या गिनिया भी बोल सकते हैं इसे। किधर है? देखिए ये रही गिनी की लोकेशन, तो वेस्ट अफ्रीका में ये। और इसी को अगर बड़ा मैप देख लें तो ये देखिए सेनेगल, माली, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सियरा लियोन, सो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ गिनी। तो इतना ही याद रखना बस कि कहाँ पड़ता है ये, इक्वेटर से ऊपर पड़ता है और वेस्ट कोस्ट पे अफ्रीका के है ये। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग भीतरकनिका नेशनल पार्क। कहाँ है सिचुएटेड? सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, उड़ीसा में सिचुएटेड है ये। सबसे बड़ा मैनग्रोव स्पीशीज़ कहाँ मिलता है? इंडिया में, इन द सुंदरबंस डेल्टा। द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव यू विल फाइंड इन भीतरकनिका नेशनल पार्क ऑफ उड़ीसा। ये एक रामसर साइट भी है और नंबर ऑफ रिवर्स यहाँ से गुजरती हैं, एग्जाम्पल ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा एंड पाठशाला। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग 6th स्केड्यूल एरियाज़ के बारे में। तो 2 स्केड्यूल बहुत फेमस है, ये फर्स्ट इज़ 5th एंड देन 6th। 5th में ज़्यादातर पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ये शायद से 10 स्टेट्स में है स्केड्यूल्ड एरियाज़। एंड इन 6th स्केड्यूल ओनली 4 स्टेट्स आर देयर, AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये ट्राइबल एरियाज़ के लिए है। यहाँ मोस्ट ऑफ द से इज़ ऑफ गवर्नर, वहाँ प्रेसिडेंट के पास था। 6th स्केड्यूल में ये जो 4 स्टेट्स हैं इसमें ADC, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बनी जाती हैं। ये काइंड ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट ही है। जो भी इंडिया के लॉज होता है डेट विल बी मॉडिफाइड टू बी अप्लाइड इन दीज ट्राइबल एरियाज ऑफ 6th स्केड्यूल। अंडरस्टूड? ऊपर से टू रिजॉल्व सम डिस्प्यूट्स बिटवीन ट्राइब्स, इनकी एक अलग से ही कोर्ट भी होता है जो ये ADC एंड ARC गठित करते हैं। और गवर्नर विल सी हाउ मच हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट कैन इंटरफियर इन दीज पर्टिकुलर कोर्ट्स। अंडरस्टूड? 5th स्केड्यूल में हमारे पास ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, तो ये हम 5th स्केड्यूल में बनाते हैं। एडवाइजरी बॉडी है ये। बहुत कुछ बता दिया, पढ़ लेते हैं थोड़ा, ये भी पढ़ ही रहे थे वैसे, फिर भी स्लाइड पढ़ लेते हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं, बता दिया मैंने कौन से राज्यों में, 4 राज्यों में, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM करके याद कर लीजिए, 5 बार बोलिए तेज तेज, रिवाइज हो जाएगा आपका, याद हो जाएगा। मैंने बताया दीज ADCs आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन लैंड, फॉरेस्ट, कल्टिवेशन, इनहेरिटेंस, इंडिजिनस कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑफ ट्राइबल्स। और भी ये रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ मैंने बताया पैरेलल गवर्नमेंट ही हो जाती है इन द 6th स्केड्यूल। अच्छा, 5th स्केड्यूल में एक और चीज़ याद आ गई। 5th स्केड्यूल जैसे ही मैं बोलता हूँ तो उसमें क्या आ जाता है? पीसा ऑफ 1996, प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्सटेंशन इन स्केड्यूल्ड एरियाज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग हाइसीन वर्ल्ड्स। देखिए जो हाइसीन वर्ड है ये 2 चीज़ों से मिलके बना है। फर्स्ट इज H2 हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज ओशियन। सो इफ़ वी क्लब बोथ दीज वर्ड्स वी हैव हाइसीन वर्ल्ड्स। दीज आर न्यू क्लास ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। नाउ व्हाट इज एन एक्सोप्लैनेट? ये देखिए, एक्सोप्लैनेट और एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट इज़ अ प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। इट मीन्स ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम में ये हमारा, ठीक है, यह हमारा सन है। नाउ देर आर न्यूमरस काइंड ऑफ दीज स्टार्स। सन इज अ स्टार, सो देर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ दीज स्टार्स एंड ऑल हैव some or the other planets revolving around them. So the planets revolving around a star apart from our own sun will be called exoplanets. इतना समझ में आ गया? फर्स्ट कंफर्मेशन कब हुई थी एक एक्सोप्लैनेट की? इन 1992। हाइसीन जैसे मैंने बताया 2 वर्ड से मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड ओशियन।
So these Hyacin worlds or exoplanets are showcasing very vast oceans and their atmosphere is rich in hydrogen. ये अर्थ से बड़े हैं and the temperature soars up to 200 degrees Celsius. The next article is regarding account aggregator system. You can connect this slide from our economic course. उसमें भी हम पढ़ने वाले थे बट अभी न्यूज़ में ही आ गया है तो यहीं पढ़ लेते हैं. देखिए ये चार्ट देखिए अच्छे से आपको समझ आ जाएगा. देखिए इन दिस आईटी वर्ल्ड वी हैव accounts on different profiles in different banks, in different sites, in different insurance companies. So it becomes quite cumbersome to revise and recall all the passwords, all the details we have given in these various kind of platforms. Now to help in reviving these information, another types of NBFCs, non-banking financial institutions हैज़ इमर्ज्ड और इन्हीं को बोला गया है अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम. देखिए मान लीजिए ये है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र्स जिनको आपके पर्सनल डेटा की ज़रूरत है. और क्यों ज़रूरत है? बिकॉज यू वांट सम सर्विसेज फ्रॉम देम. ठीक है, बट इतना सब मैंने बताया कि आपके 100 पासवर्ड हैं, 10 जगह पे आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं. सो दीज अकाउंट एग्रीगेटर्स विल क्लब ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन in one account or in one platform and give it to financial information users. बट ये अकाउंट एग्रीगेटर के पास कहाँ से आएगा? देखिए दे विल रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द बैंक्स, म्यूचुअल फंड हाउस, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, टैक्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म. इट मीन्स वेर एवर यू हैव गिवन योर इंफॉर्मेशन डाटा, योर प्राइवेट डाटा, अकाउंट एग्रीगेटर्स via your consent will request your data from these institutions and then दे विल प्रोवाइड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र्स जहाँ की आपको सर्विस चाहिए. तो जहाँ से ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अकाउंट एग्रीगेटर्स, उनको बोल दिया गया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग योर इंफॉर्मेशन. एंड ऑन द अदर हैंड these are called financial information users because they want your information to give your service. So आपको क्या याद रखना है? Basic functioning of account aggregator as well as account aggregators are kind of non-banking financial companies. तो ये दो चीज़ याद रखना. Next article is regarding Manda Buffalo. नाम ही बहुत तगड़ा है, मांडा बफेलो. देख सकते हैं आप थोड़ी ग्रेइश और राख जैसा इनका कलर है. कहाँ की प्रजाति है ये है उड़ीसा, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट. क्यों न्यूज़ में आई थी ये? बिकॉज इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द 19th यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलोज फाउंड इन इंडिया बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज. अब इसमें कुछ खासियत होगी तभी इसको यूनिक ब्रीड बोला गया है. तो देखिए खासियत ये है, मांडा आर रेजिस्टेंट टू पैरासिटिक इन्फेक्शंस, लेस प्रोन टू डिसीजेज एंड कैन लीव प्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस एट लो और नील इनपुट सिस्टम्स. अब थोड़ा सा NBAGR के बारे में भी देख लेते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में. देखिए जो NBAGR है ये किसके अंडर आता है? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ये एपेक्स एजेंसी है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूली आइडेंटिफाइड जर्म प्लाज्म ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री ऑफ द कंट्री. जस्ट लाइक द मांडा बफेलो, दो स्पीशीज़ ऑफ इंडिया विच आर यूनिक इन देयर ओन वे. जैसे मांडा बफेलो का क्या था, ये रेजिस्टेंट है कुछ डिसीजेज़ के. सो ऐसे ही यूनिक स्पीशीज़ को रजिस्टर करने के लिए ICAR के अंडर दिस बॉडी हैज़ बिन क्रिएटेड, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज. कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? करनाल में, हरियाणा में. बहुत ही काम वाली स्लाइड है ये, अच्छे से देख के जाना. इंडिया एंड ग्राउंड वाटर. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड. Out of this 100% extraction of groundwater, 90% of it is used for irrigation purposes in India. Understood? एक हमारे पास कमीशन भी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड. तो ये जो बोर्ड है ये सबॉर्डिनेट ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के. और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ही एपेक्स एजेंसी है, मतलब हाईएस्ट बॉडी है जो कि हमें बताती है कि भाई ग्राउंड वाटर को ऐसे मैनेज करो, ग्राउंड वाटर को ऐसे मॉनिटर करो, एसेस करो. अंडरस्टूड? कब बनी थी ये बॉडी? इन 1970. और अब किसके अंडर आती है ये? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है. इतना याद रखना.
नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में है। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर्स बेसिकली विलेजेस को हेल्प करने के लिए है। ऐसे आईटी प्रोडक्ट्स जो कि गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स जो भी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, कोई भी सुविधाएं, कोई भी स्कीम, तो ये कॉमन सर्विस सेंटर्स एक्ट लाइक एक्सेस पॉइंट्स फॉर द डिलीवरी ऑफ दीज एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अंडरस्टूड। किसके अंडर आता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या होते हैं? जो भी गवर्नमेंट डिजिटली सर्विस देना चाहती है, क्योंकि वो गांव में नहीं है, तो ये कॉमन सर्विस सेंटर्स गांव में प्रोवाइड कर दिए गए हैं एंड दीज विल एक्ट एज ए एक्सेस पॉइंट टू दीज सर्विसेज। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग डुगोंग और फेमसली नोन एज सी काउ। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले डुगोंग इज अ सी काउ, एंडेंजर्ड मैरीन मैमल है। वाई? बिकॉज वाटर पोल्यूशन, हैबिटेट लॉस एंड लॉस ऑफ सी ग्रास। तो ये सी ग्रास पे जीता था। इंडिया की पहली डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनने जा रहा है इन द पाक बे। पाक बे किधर है? देखिए, ये इंडिया का मैप है, ये हमारा श्रीलंका है, ये हमारा राम सेतु है। तो ऊपर होता है पाक बे और नीचे होता है गल्फ ऑफ मुन्नार। तो पीजी करके आप याद कर सकते हैं कि श्रीलंका तो पीजी में रहता है। अंडरस्टूड। तो मैंने बताया कहाँ डुगोंग सेंचुरी बन रही है, इन तमिलनाडु। दो जगह ये तमिलनाडु में मिलता है और दोनों जगह मैंने आपको बता दी, श्रीलंका तो पीजी में रहता है, पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग नेट जीरो कार्बन एमिशंस। देखिए, इसको कंफ्यूज मत करिए बिकॉज दिस इज अ मिसनोमर। नेट जीरो कार्बन एमिशंस डजेंट मीन दैट वी विल नॉट emit any carbon in the near future. It simply means the emissions which we are producing, the carbon emissions which we are producing, the same amount of carbon is going to the sinks. Sinks मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी माइंस हैं, पेड़ हो सकते हैं बहुत सारे, उसके टिश्यूज़ में चले गया कार्बन, उन्होंने सोख लिया, डीप एबिस्मल सीज में चले गया। सो जितना कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन हैज़ बीन सिक्वेस्ट्रेटेड इन दीज जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। तो इसी को बोला गया नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस। अब ये कंट्री वाइज होते हैं, तो इसका मतलब इंडिया जितना भी कार्बन एमिट कर रहा है, इंडिया हैज़ टू अपग्रेड इट्स कैपेबिलिटी टू सिक्वेस्टर सेम अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस डेट इट इज़ प्रोड्यूसिंग ऑन इट्स ओन लैंड। समझ में आ गया? तो यही कंसेप्ट था कार्बन न्यूट्रलिटी का। नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस और ये इंटरचेंजेबल है। देखिए, ये नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज बन जाता है। क्यों? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अचीव द टारगेट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, दैट इज़ वी शैल नॉट अलाउ द अर्थ्स टेम्परेचर टू राइज बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। हालांकि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोकना है, बट वही है, ह्यूमन बिहेवियर है कि भाई 1.5 अगर हो नहीं पाएगा तो क्या करेंगे, तो बढ़ा दो, तो 2 डिग्री। तो ये पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था एंड दैट्स वाई वेरियस कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस। आई थिंक चाइना ने, यूरोपियन यूनियन ने, इन सब ने अपना एक रोड मैप फ्यूचर के लिए तैयार कर दिया गया, बट इंडिया इसे अपोज कर रहा है। वाई? बिकॉज इन द नियर फ्यूचर एज मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग अबव पॉवर्टी लाइन, सो उनके कार्बन एमिशंस भी ज़्यादा होंगे, उनकी डिमांड्स भी ज़्यादा होंगी। सो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन एंड दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशंस विल हिंडर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अभी तक इंडिया ने कोई भी प्रॉमिस नहीं किया फॉर द नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस। एंड द लास्ट स्लाइड मिसलेनियस की है, जल्दी से देख लेते हैं। नीति आयोग कौन सा इंडेक्स निकालती है? नॉर्थ ईस्ट रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। तेजू एयरपोर्ट न्यूज़ में था, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। JS वर्मा कमेटी गठित की गई थी आफ्टर द निर्भया केस ऑफ 2012। तो ये भी आपको याद रखना है। इजाज़ेर नेवल एक्सरसाइज, बहुत ही तगड़ा नाम है। किसके बीच में? अफ्रीका और इंडिया के बीच में, इतना ही याद रखना। मोनपा ट्राइब, बारी बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि यह अरुणाचल प्रदेश की है, बहुत ही फेमस और यूनिक ट्राइब है। हम ज्योग्राफी में वापस इसी ट्राइब को पढ़ेंगे। एक ये फ्रेज़ याद रखना, लेडेड पेट्रोल वाज बैंड इन इंडिया इन 2000। एल सल्वाडोर ने अडॉप्ट कर लिया है बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर।
एल सल्वाडोर कहाँ है? इट इज़ अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, ठीक है। वो हॉन्डुरस और बेलीज़ी, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, इन्हीं सब के पास है ये एल सल्वाडोर। देन वीजी सोमानी कमेटी, इट इज़ रिगार्डिंग ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। ये जो वीजी सोमानी है ये आई थिंक चेयरमैन है किसी ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसी के ये हेड है कुछ ड्रग्स और मेडिसिन से रिलेटेड। तो वीजी सोमानी कमेटी गठित करी गई है फॉर द सजेशंस और रिकमेंडेशन ऑन ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। सो आज के लिए इतना ही। ये फॉर्मूला याद रखिए, रीड, रिवाइज एंड रिकॉल। जाते जाते सपोर्ट के लिए लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब तो करिए ही, बिकॉज इकोनॉमी के बाद ज्योग्राफी का बहुत ही तगड़ा कोर्स आने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।